इंडिया में 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स पहले 5 साल में ही फेल हो जाते हैं और उनमें से 40% स्टार्टअप्स डेट बिल्डिंग और फंडिंग एग्जॉशन की वजह से फेल हो जाते हैं। पिछले साल का डेटा देखा जाए तो 2025 में लगभग 11,000 स्टार्टअप्स फेल हुए हैं। डेटा, न्यूज़ हेडलाइंस और सोशल मीडिया पर तो हम इन सब के बारे में पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बंदे की कहानी जानेंगे जिसके एक स्टार्टअप फेलियर ने उसे बर्बाद कर दिया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दूं। ये स्टोरी और इसमें दिखाए गए सारे के सारे इंसिडेंट्स कंप्लीटली रियल है। फाइनेंशियल प्रेशर, रिकवरी कॉल्स, मेंटल स्ट्रेस और जो स्ट्रगल्स आप इस वीडियो में देखोगे वो सब असली इवेंट्स पर बेस्ड है। बस प्राइवेसी और सेफ्टी रीजंस की वजह से इस पर्सन का नाम और कुछ पर्सनल डिटेल्स चेंज की गई है। ये कहानी है बैंगलोर में रहने वाले पुनीत की। पुनीत एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बंदा था जो कभी विप्रो जैसी बड़ी कंपनी में काम कर चुका था। लाइफ में कुछ बड़ा करने का एम्बिशन था। वो उन लोगों में से था जो सिर्फ एक सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। उसका सपना था कि एक दिन अपना खुद का बिजनेस खड़ा करे, फैमिली को बेटर लाइफ दे और फाइनेंशियली स्टेबल बने। घर वालों को भी उससे काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी और पुनीत भी जेन्युइनली मेहनत कर रहा था। उसके अपने सपने थे, अपनी सोच थी और तभी उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। तो आप सबसे पहले ये बताइए आपने कितने अमाउंट का लोन लिया था 27 lakhs का। और उसकी ईएमआई कितनी जाती थी? सबका मिला के 135 to 150 था। स्टार्टअप की फंडिंग के लिए पुनीत ने अलग अलग बैंक से लगभग 27 लाख रुपए का लोन उठाया। हर महीने पुनीत को 1.35 लाख से 1.45 लाख तक की ईएमआई भरनी पड़ती थी। लेकिन अक्सर जो चीजें दूर से बहुत सिंपल और एक्साइटिंग लगती है, रियलिटी में उनके साथ उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स और रिस्क भी आते हैं। लोन लेने का रीजन क्या था सर आपका? हम कुछ बिजनेस करने का मन था। ओके। It's not a particular reason that I can point it out. And I was extremely fond of going for startup which failed miserably. पुनीत ने अपने स्टार्टअप को सिर्फ एक बिजनेस की तरह नहीं बल्कि अपने सपने की तरह बिल्ड करना शुरू किया था। उसने जॉब की स्टेबिलिटी छोड़कर पूरा का पूरा फोकस अपने काम पर लगा दिया। दिन रात मेहनत करता था, नए क्लाइंट्स ढूंढता था, प्लान्स बनाता था और जेन्युइनली बिलीव करता था कि एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाएगी। शुरू के कुछ महीनों में सब ठीक भी लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स नहीं आए, पेमेंट्स अटकने लगी और एक्सपेंसेस इनकम से भी ज्यादा होने लगे और बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया जितना उसने सोचा था। पुनीत हर बार सोचता था कि बस थोड़ा टाइम और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर निकलती चली गई। स्टार्टअप के चक्कर में पुनीत पहले ही अपना जॉब छोड़ चुका था। एक ही वक्त में दोनों चीजें हाथ से निकल गई। जो इंसान कल तक अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, आज वो बिना जॉब और इनकम सोर्स के एक ग्रोइंग डेट में फंस चुका था। पुनीत खुद कहते हैं कि पिछले साल मार्च के महीने में उसे फील हो गया था कि अब कुछ गलत होने वाला है। अंदर से डर था, परेशानी थी। उसने इस डेट के बारे में घर में भी बात की थी, लेकिन घर वालों ने उसकी बातों को उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था क्योंकि उन्हें लगा कि पुनीत एक बड़ा स्टार्टअप रन कर रहा है। छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं। 25 जुलाई से मेरा फर्स्ट पेमेंट जो मैंने कि कभी फॉल्टर नहीं किया था। So first time I faced an experience of then I understood I've done something wrong. फिर तो बहुत मुश्किल होती होगी आपको ईएमआई पे करने में। वो तो मैंने लोन को लोन से काटने का ट्राई किया, सब किया। I tried everything but failed it. And उसमें कजिन्स के क्वेश्चन, क्योंकि कजिन से भी पैसे लेके। और फिर आया जुलाई और पहली बार पुनीत से ईएमआई मिस हो गई। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी में कभी भी एक पेमेंट भी मिस नहीं की थी, उसने पहली बार एक डिफॉल्ट किया। अपनी ईएमआई को चुकाने के लिए उसने फैमिली, रिलेटिव्स और कजन से लोन लेना शुरू कर दिया और फिर उस लोन को चुकाने के लिए उसने अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स ले लिए। एक डेट चुकाने के लिए एक दूसरा लोन लिए जा रहे थे जो फाइनेंशियली काफी ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है। और इसके बाद वो हुआ जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए। तो रिकवरी एजेंट जब उनको भी फोन करते थे क्या? हाँ, मम्मी को फोन आया। हरास करते थे उनको भी? हाँ, किया था, 2-3 लोगों ने किया था। जब ईएमआई मिस होने लगी और डेट बिल्डअप होने लगा तो रिकवरी एजेंट्स के कॉल आने लगे। पहले एक आध कॉल आता था, फिर रोज रोज आने लगे।
फिर दिन में कई बार आने लगे और रिकवरी एजेंट्स उसके फैमिली मेंबर्स को भी कॉल करने लगे। फिर आप कैसे मैनेज करते थे जब आपके घर आते थे, हैरास करते थे, आपकी फैमिली को भी? रियलिस्टिकली स्पीकिंग मेरे पास जॉब नहीं था, तो मैं हम्म। होम टाउन चला गया था। वाइफ को मैंने अपने उनके होम टाउन में भेज दिया था। जो फैमिली पहले इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी, अब उन्हें डायरेक्टली कॉल्स आ रहे थे। उन लोगों को हरास किया जा रहा था, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया जा रहा था। सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि पुनीत ने अपनी वाइफ को कुछ टाइम के लिए मदर इन लॉ यानी मायके भेज दिया था, ताकि कम से कम वो स्ट्रेस और प्रेशर से दूर रह सके। और फिर एक दिन पुनीत खुद भी घर पर ताला लगाकर मुंबई चला गया था। उसे लग रहा था कि शायद नई सिटी में कोई नई जॉब मिल जाए और वो धीरे धीरे सब कुछ संभाल लेगा। उसने काफी जगह ट्राई किया, इंटरव्यूज दिए, कॉन्टैक्ट्स यूज किए, लेकिन चीजें उसके हिसाब से काम नहीं कर रही थी। यानी एक बंदा जो कभी एक अच्छी खासी कंपनी में एक हाई प्रोफाइल जॉब करता था, वेल सेटल्ड था, उस पर अब घर को ताला लगाकर भागने की नौबत आ गई थी। यही नहीं, उसके फैमिली मेंबर्स को भी घर छोड़ना पड़ा था। अब ये सिर्फ एक डेट प्रॉब्लम नहीं रही थी, ये प्रॉब्लम जिंदगी की प्रॉब्लम बन गई थी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक, क्या आपको अपना क्रेडिट स्कोर पता है? अगर नहीं पता तो देखिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी के अभी कमेंट करिए एक्सपर्ट पैनल एंड वी विल शेयर अ लिंक फॉर अ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट विद यू। मेरा जॉब भी दिसंबर 26 से लगा। ओके। अभी मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ, तो मैं बस कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ। और इसके बाद दिसंबर आते आते पुनीत को बैंगलोर में ही प्रोफेसर की जॉब मिली। सैलरी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी। 27 लाख का बोझ अभी भी सर पे था, रिकवरी कॉल्स अभी भी आ रही थी, और इसी स्ट्रगल के बीच पुनीत को अपने एक पुराने कलीग की बात याद आई। वैसे आपको एक्सपर्ट पैनल के बारे में कैसे पता चला? I think one of my colleagues, when I used to work in Wipro, so he Oh. used to explain that he went approached expert panel. They have that kind of a mechanism to cater it out. जब वो विप्रो में काम करता था, तब उसके एक कलीग ने अपने डेट प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, और उसने पुनीत को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताया था जिसने उसके रिकवरी प्रेशर और लोन सेटलमेंट प्रोसेस में सबसे ज्यादा हेल्प की थी। और उस वक्त तो पुनीत ने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब जब वो खुद एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था, तो उसके पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। तो एक्चुअली में पुनीत के फ्रेंड ने उसे एक्सपर्ट पैनल के बारे में बताया था। फ्रेंड की बातों को सुनकर पुनीत ने एक्सपर्ट पैनल को कॉन्टैक्ट किया। फिर जब आपको एक्सपर्ट पैनल की टीम से जब बातचीत होनी शुरू हुई, फिर आपको सपोर्ट कैसे मिलने लगा? मेरे को तो पॉजिटिव ही लगा। मेरे को तो आ, संदीप सर और आरिशी मैम, जहाँ जहाँ पे उनका पिचिंग किया उन्होंने, वहाँ वहाँ पे हेल्प हुआ है। तो ये दोनों नहीं हेल्प करते तो हर्षित सर भी करते थे। ओके, मतलब प्रॉपर सपोर्ट थी आपको हमारे तरफ से? हाँ मैम, पूरी थी। और एक्सपर्ट पैनल के प्रोफेशनल्स ने पुनीत को भरोसा दिया कि गलतियां सबसे होती है, और इतने बड़े डेट के साथ पुनीत अकेला नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट पैनल की पूरी टीम उसके साथ है। इस एक कॉल से पुनीत का कॉन्फिडेंट 50% से भी ज्यादा बढ़ गया। पहली बार उससे किसी ने इतने अच्छे से समझा और समझाया था। एक्सपर्ट पैनल के सपोर्ट मिलने के बाद पुनीत को मेंटल स्ट्रेंथ मिला, और पुनीत ने पहली बार अपनी फैमिली को अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन डिटेल में बताई। पहले घर वालों को लगता था कि शायद टेम्पररी प्रॉब्लम है और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उन्हें रिकवरी कॉल्स का प्रेशर फेस करना पड़ा और कॉल्स कंटिन्यूस आ रही थी और उसकी मेंटल कंडीशन को क्लोजली देखा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि पुनीत काफी टाइम से कितने बड़े स्ट्रेस और प्रेशर के साथ स्ट्रगल कर रहा था। प्रोफेशनल्स की हेल्प के बाद पुनीत की वाइफ और बाकी फैमिली मेंबर्स अपने घर वापस आ गए। और जब आपको एक्सपर्ट पैनल की टीम की तरफ से सपोर्ट मिलनी शुरू हुई, उसके बाद रिकवरी एजेंट तो डेफिनेटली आए ही होंगे उसके बावजूद भी, तो उसके बाद उनके बिहेवियर में कैसे चेंजेस दिखे थे आपको? नहीं मैम, काफी बेटर था। काफी सीनियर पीपल आए थे, उन लोगों ने लिटरली समझा केस जेन्युइन केस, इट इज नॉट अ फेक। स्लोली स्टेडीली इट्स कमिंग बैक टू नॉर्मलिटी मैम। और इसी के बाद पुनीत की डेट फ्रीडम की जर्नी भी शुरू हो गई थी। अब जब भी किसी रिकवरी एजेंट का कॉल आता था, तो एक्सपर्ट पैनल के प्रोफेशनल लॉयर्स खुद ही एजेंट से बात करते थे, पॉसिबल नेगोशिएशन डील करने की कोशिश करते थे, ताकि लोन को अफोर्डेबली सेटल किया जाए। और यही नहीं, एजेंट्स हर कॉल का रिकॉर्ड्स रखते थे, स्क्रीनशॉट्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, यहाँ तक कि ट्रू कॉलर नेम्स का भी रिकॉर्ड रखा जाता था। पिछले साल जब एसबीआई ने लोन सेटल करने के लिए टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का 120% अमाउंट की डिमांड की, तो एक्सपर्ट पैनल की टीम ने इसे नेगोशिएट करके 70% तक ले आई।
और इसके बाद ICICI और एक्सिस बैंक के साथ भी नेगोशिएट करके सेटलमेंट डील की गई। यहाँ सेटलमेंट का मतलब जानना जरूरी है। सेटलमेंट का मतलब बैंक से ये एग्रीमेंट कराना है कि मैं पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक बार में नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट पे हम दोनों एग्री करते हैं और वो सेटल हो जाता है। एक्सपर्ट पैनल का काम यही था, जो बैंक ज्यादा मांग रहा था उससे एक रीजनेबल अमाउंट पे लाना, और पुनीत के केस में भी यही हुआ। यही नहीं, पुनीत कभी कभी चाहता था कि वो खुद जाके रिकवरी एजेंट से सीधा बात करे, उन्हें अपनी सिचुएशन समझाए, लेकिन एक्सपर्ट पैनल की टीम ने उसे रोका, बताया कि तुम कन्फ्रंट मत करो, हम देखेंगे। और ये डिसीजन बहुत हद तक सही भी था, क्योंकि जब इंसान ऑलरेडी मेंटली और इमोशनली प्रेशर में होता है तो रिकवरी एजेंट से डायरेक्ट बात करना सिचुएशन को और ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देता है, जबकि प्रोफेशनल्स को पता होता है कि ऐसी सिचुएशंस को कामली और लीगली कैसे हैंडल किया जाता है। Fourth month हुआ है मैम, working in a college, not a good salary but something good restarted my life back to normal. और अब की बात की जाए तो 4 महीने हो चुके हैं पुनीत को नौकरी लगे हुए। वो कॉलेज में पढ़ाता है, अभी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन जिंदगी फिर से नॉर्मल होनी शुरू हो गई है। एक एक करके सेटलमेंट्स हो रही है और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। कल को अगर आपके नजर में किसी भी इंसान को ये प्रॉब्लम होगी, कोई डेट में होगा, EMIs नहीं दे पा रहा होगा, कोई भी XYZ इंसान, तो क्या आप उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरे फ्रेंड ने सजेशन दिया था, मैं वैसे ही उनको सजेस्ट करूंगा। देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड लॉयल पैनल और द एक्सपर्ट पैनल, दे कैन हेल्प यू आउट। They made sure that the confidence is not lost. Mistake happens with everyone. It's part of life. पुनीत कहता है कि जिस तरह उसके कलीग ने उसे एक्सपर्ट पैनल के बारे में सजेस्ट किया था, उसी तरह वो भी एक्सपर्ट पैनल के बारे में लोगों को जरूर बताएंगे। वो कहता है कि मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उस मिस्टेक के साथ अकेले मत बैठो, कोई है जो समझाएगा, कोई है जो गाइड करेगा, कोई है जो रिकवरी एजेंट को भी हैंडल करेगा और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी टूटने नहीं देगा। पुनीत चाहता है कि जिन सिचुएशन से वो गुजरा है, जो चीजें उसने अकेले फेस की है, वो कोई और ना करे, क्योंकि इट वॉज द डार्केस्ट फेज ऑफ हिज लाइफ। लेकिन फिर एक कॉल ने सब बदल दिया, और इस देश में भी आज हजारों पुनीत है। किसी का स्टार्टअप फेल हो गया, किसी की जॉब चली गई, किसी ने मेडिकल इमरजेंसी में लोन लिया और किसी ने पर्सनल चीजों के लिए लोन लिया। रीजंस अलग अलग है, लेकिन दर्द एक सा है। रिकवरी कॉल्स का वो डर, घर पे कोई आ जाए इस डर से रात को नींद नहीं आना, पेरेंट्स के चेहरे पे टेंशन देखना, वाइफ का डरा हुआ चेहरा और खुद को हेल्पलेस फील करना। ये डर रियल है और ये तकलीफ भी रियल है, लेकिन इसी के साथ दोस्तों सोल्यूशन भी रियल है। अगर आप भी इस तरह की किसी मुश्किल में हो, अगर EMI पे बैक नहीं हो पा रही, अगर रिकवरी एजेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, अगर क्लाइंट्स आपके घर पर आ रहे हैं, तो अकेले मत झेलो। बस एक्सपर्ट पैनल को एक कॉल करो, सोल्यूशन मिल जाएगा और लड़ने की हिम्मत भी मिल जाएगी। आपका ये एक सही डिसीजन आपकी टूटती हुई जिंदगी को डेट से फ्रीडम दिला सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हमें अपने व्यूज जरूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।